नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देश में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी द्वारा 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। क्या माहौल रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इसी सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एटा से और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 2 शाक्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले दिनों यहां पर एक जनसभा भी हुई थी जिसमें अखिलेश यादव ने इशारा भी किया था। उसके बाद में जो पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है उसमें डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का नाम है। शाक्य बाहुल्य इलाका भी माना जाता है फर्रुखाबाद और एटा को। एटा की बात करूं तो एटा से देवेश शाक्य को मैदान में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। कई सारे मुद्दे हैं मेरे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी इस वक्त मौजूद हैं एएनजी न्यूज पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सपा से आपको टिकट मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सबसे पहले भाई आदित्य जी, एएनजी न्यूज के चीफ एडिटर संपादक, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एएनजी न्यूज के माध्यम से जितने भी आपके फॉलोअर्स हमें देखने का काम कर रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देते हुए सबसे ज़्यादा धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को फर्रुखाबाद लोकसभा से प्रत्याशी बनाकर तमाम फर्रुखाबाद लोकसभा के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जो सम्मान करने का काम किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें। और कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि सपा देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपका उस लिस्ट में नाम है। कितना कारगर सिद्ध होगी कि सबसे पहले सपा ने प्रत्याशी अपने उतार दिए? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरा सोचना यही है कि समाजवादी पार्टी जो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मुझे याद है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता था तो 2 या 3 साल पहले उस प्रत्याशी को एक तरह से बताने के साथ उसको डिक्लेयर कर देने का काम किया करते थे। और वही काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और पहले उतारने के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पर्याप्त लोगों से मिलने का समय मिलेगा। हमें आज जो पीडीए का जो नारा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए नारा मिलेगा और लोग जो परेशान हैं उनसे डायरेक्ट रूबरू मिलने का काम मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपा ने एटा और फर्रुखाबाद में 2 शाक्य प्रत्याशी दिए हैं जी। क्या असर पड़ेगा शाक्य वोटर्स पर इसका? समाजवादी पार्टी के बारे में अब से कुछ द्रगवंत लोगों ने, कुछ जज्बान लोगों ने इस तरह से प्रचारित किया कि समाजवादी पार्टी अकेले यादवों की पार्टी है। लेकिन समाजवादी सही मायने में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और श्रद्धेय नेताजी के जमाने में जिस तरह से जो पार्टी थी और उस पार्टियों में सारी जाति का समावेश हुआ करता था, और वही समावेश आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और उन्होंने दिखा दिया है, अकेले 2 नहीं, मैं कह रहा हूं फर्रुखाबाद लोकसभा से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को जहां प्रत्याशी बनाकर शाक्य समाज का मान सम्मान बढ़ाया, वहीं एटा से भी भाई देवेश जी को वहां का प्रत्याशी बनाने का काम किया है, लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आंवला से भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वहां से भी शाक्य समाज का कैंडिडेट वहां पर होगा। और इतना ही नहीं, पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आप बगल के जिले देख लीजिए। मैनपुरी में आदरणीय आलोक शाक्य जी हैं, वो समाजवादी पार्टी के वहां जिला अध्यक्ष हैं। और बगल में इटावा है, इटावा से भी प्रदीप शाक्य जी को समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बना के शाक्य समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, भाई विनीत कुशवाहा जी को
समाजवादी छात्र सभा का पूरे प्रदेश में छात्र सभा का अध्यक्ष बना के कुशवाहा समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि आज समाजवादी पार्टी जिस पर ये थोपा गया था कि वो यादवों की पार्टी है, वो सारे सब समाज की पार्टी है और सब समाज के साथ साथ समाज का भी उतना ही अधिकार है। पिछले चुनाव की मैं बात करूं डॉक्टर साहब, तो आप फर्रुखाबाद से तैयारी कर रहे थे और आपको टिकट नहीं मिला जी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो आप विधुना से तैयारी कर रहे थे, आपको वहां भी टिकट नहीं मिला और आप वहां वंचित रह गए जी। लेकिन आपने अपनी निष्ठा नहीं बदली जी। तो क्या माना जाए कि यही कारण है और उसी त्याग का नतीजा है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य को पहली ही लिस्ट में जी नाम आया है? खासतौर से यदि इस लिस्ट की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी जो की पहली लिस्ट है उसमें समाजवादी कुनवा के भी प्रत्याशी हैं, तो उसी लिस्ट में नवल किशोर साक्य का नाम आया है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मेरा सोचना ये है कि ये चीज हमने बचपन से सोची और बचपन में जहां हम MBBS की तैयारी किया करते थे, मेरा पहली बार में MBBS में नहीं हुआ और उस समय मुझे याद है कि हमारा BMS में एडमिशन हुआ, लेकिन फिर हमने और तैयारी करी। उसके बाद हमारा MBBS में एडमिशन हुआ और MBBS एडमिशन होने के बाद फिर मैंने MS और आगे कैंसर सर्जरी का रास्ता तय किया। सेम वही निष्ठा आज हम पार्टी में इम्प्लीमेंट किए। और दूसरी बात, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सदैव नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आस्था में अपार विश्वास रखते हैं। उनकी आइडियोलॉजी पर हम लोग चलने वाले हैं। आप भी जानते होंगे कि शायद अगर मैंने अपनी आइडियोलॉजी बड़ी कर दी होती तो आप मेरा अभी एक विधायक के रूप में इंटरव्यू ले रहे होते। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए आइडियोलॉजी और जो महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, जिनके आदर्शों से आज मैं यहाँ डॉक्टर बना बैठा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए 2019 में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, मैं निश्चित 2019 में पार्लियामेंट के लिए हमने टिकट मांगा, उसके बाद 22 में भी, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि हम आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा में भरोसा रखते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी एक मान्य हमारे सर्वमान्य नेता हैं और सर्वमान्य नेता के साथ हमारे बड़े भाई भी हैं और उनका जो फैसला होगा परिवार की तरह, वो फैसला हम हमेशा हमेशा स्वीकार करने के लिए, अकेले अभी नहीं, पूरे जीवन पर्यंत उनके हर फैसले का स्वागत करेंगे। और जो आज हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान का बदला फर्रुखाबाद लोकसभा से मैं कहूँगा आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के साथ अभी भारत देश में ऐतिहासिक विजयी यहाँ से फर्रुखाबाद लोकसभा आदरणीय अखिलेश यादव जी के चरणों में समर्पित सीट होगी। मेरे जितने भी दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और यदि आपके मन में कोई सवाल है डॉक्टर नवल किशोर साक्य से पूछने का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं, जिसका सीधा जवाब डॉक्टर नवल किशोर आपको अभी देंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप पिछले 1 साल से लगातार फर्रुखाबाद में सक्रिय हैं और जनता के बीच लगातार आप जा रहे हैं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? हम 1 साल से नहीं, मैं कहना चाहूँगा हम जहाँ 2012 में अलीगंज में आए, हम 2012 से यहाँ पर सक्रिय हैं और 2015 के बाद विधिवत रूप से यहाँ हमने लक्ष्य हॉस्पिटल की स्थापना कर यहाँ के लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, तमाम अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जो लाचार थे, जिनका इलाज नहीं हो सकता था, मैंने अपने कायमगंज के हॉस्पिटल के माध्यम से और लखनऊ के हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम किया है। और चिकित्सीय जो माध्यम है वो इतना एक बेहतरीन माध्यम है जहां हम लोगों को ठीक करते हैं, लोगों के परिवार को ठीक करते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ, उस व्यक्ति के साथ में, उनके परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों और गांव के सभी लोगों में, उनके दिलों में हम अपनी जगह बनाने का काम करते हैं। तो हम 1 साल से कोई हमारा प्लान नहीं है। हमारी सामाजिक क्रांति का जो दायरा है वो तकरीबन 12 से 13 साल हो गए और वो सब हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक क्रांति अगर भगत किसी सामाजिक जनाधार के आपने प्राप्त कर ली तो उस मौसमी वृक्ष के बराबर होगी जो तनिक झोंके से उड़ता हुआ चला जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि हमने सामाजिक लेवल पर और व्यक्तिगत तौर पर
लोगों के दिलों में, फर्रुखाबाद लोकसभा के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके दिलों में जगह बनाने का काम किया है। आप एक बेहतरीन कैंसर सर्जन हैं। लखनऊ और कायमगंज में आपके 2 हॉस्पिटल हैं जी। चुनाव प्रचार का दायरा अब आपने बढ़ा दिया है जी। टिकट मिलने के बाद जी, में। जी। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और क्या कोई बाधा सामने आती है? मैं कोई मेडिसिन का डॉक्टर नहीं हूँ जी। और मेरी जो बीमारी है वो कैंसर जैसी बीमारी का मैं इलाज करता हूँ। कैंसर में बहुत रेयर केस होते हैं जब कोई अक्यूट स्टेज होगी। अक्यूट का मतलब इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन वाले बहुत कम मरीज होते हैं और अगर ऐसे मरीज होते हैं तो उनके लिए हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या SGPGI में रेफर करने का काम करते हैं। हम उन मरीजों का इलाज करते हैं जो पहले से प्री प्लान होता है और प्री प्लान जब हम करेंगे तो ऑपरेशन हमारा सैटरडे और संडे 2 दिन यहाँ रहता था पहले, और पहले 2 दिन लखनऊ में रहता था, और अब प्लान ये रहेगा कि संडे तो मैं यहाँ मरीज देखने का ही काम करूंगा, इसके अलावा एक दिन लखनऊ के अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का काम करूंगा। इस हफ्ते में भी जो लगातार PDA का जन संवाद सप्ताह चल रहा है, जन पंचायत कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इस पूरे हफ्ते में मैं यहाँ रहा हूँ, लेकिन 2 तारीख की रात में मैं जाऊंगा और सारी रात में ऑपरेशन करके आ जाऊंगा। मतलब कहना चाहिए दिन में प्रचार प्रसार होगा, जनता के बीच में आप रहेंगे और रात को आप ऑपरेशन करेंगे। ये चीज मैंने MS से भी सीख रहा हूँ जी। मैं जब अपने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जब हम MS कर रहे थे तो यू कांट बिलीव वी आर कंटिन्यू 72 आवर 72 घंटे लगातार सर्जरी हम लोग करते रहते थे, और उस दौरान एक ऑपरेशन किया, थोड़ा सो लिया, फिर ऑपरेशन किया, फिर सो लिया। इस तरह से हमारा सिस्टम चलता था और वही चीज जो हमने अपने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सीखी, वही चीज हम आज धरातल पे इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। हमने किंग जॉर्ज में ये भी सीखा, हम बताना चाहेंगे, किंग जॉर्ज में हमने ये सीखा कि बहुत सारे मरीज जो रात में आते थे, जो लावारिस हुआ करते थे, उन मरीजों की सेवा हम लोग अपनी जेब से किया करते थे। और यहाँ भी हमने लगातार 12 से 13 सालों से गरीब की, मजलूम की, जो भी हमारे पास, जिनके पास निर्धन है और लाचार है, उनके पास पैसा नहीं था, उनका इलाज मैंने करने का काम किया। और उस मरीज ने मेरा इतना प्रचार किया कि अगर मैंने सोचो कि कैंसर का ऑपरेशन फ्री कर दिया तो वो हमारे पास 10 मरीज और लाने का काम किया। तो हमने उसके फायदा के साथ अपने जो हॉस्पिटल है उस बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का काम किया। आपकी टक्कर भाजपा से रहेगी, लेकिन जो रीजनल वोट कटवा पार्टी होती हैं या मैं यूं कहूं निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं वह भी चुनाव में आएंगे, तो उनके लिए डॉक्टर नवल किशोर साक्य की क्या रणनीति रहेगी? मैं तो जो हमारे वोट कटवा और निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे मेरा अनुरोध, आज से ही अनुरोध मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि ये 2024 का जो चुनाव है वो इस देश के गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। तो जो आप जिन निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जिस दिन नामांकन करने जाएं और नामांकन करने से पहले अपने बच्चे का मुंह जरूर देख के जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है जब अपने बच्चों के जब मुंह देख के जाएंगे तो उनका भविष्य आज भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि वो अब गरीब की झोली से बहुत कोसों दूर चली गई। सोचो MBBS की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कहां से कहां फीस हो गई। कल एक गांव में बच्चे बता रहे थे भैया BSc की भी, BA की भी बहुत फीस हो गई है। तो मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि जिस दिन वो नामांकन करने जाएं तो अपने बच्चों का मुंह जरूर देखें, और अपने बच्चों का मुंह देखेंगे तो वो इस देश को और PDA को और आदरणीय अखिलेश यादव जी और डॉक्टर नवल किशोर साक्य को देखेंगे। क्योंकि 2024 में इस बार जो चुनाव हो रहा है वो देश के लोकतंत्र, जनतंत्र और सबसे बड़ी बात भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। 75 साल आजादी के हो गए और इस देश में संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो गए। इन 75 सालों में मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी सरकारें आई, उन किसी भी सरकार ने सही मायने में भारत के संविधान को स्थापित नहीं किया। जो भी सरकारें आई, उन सरकारों ने उस संविधान में दे अमेंडमेंट इतने अमेंडमेंट कर दिए कि वो संविधान के आज परखच्चे उड़ा दिए।
और इस परकच्छे बचे हुए संविधान को आज पीडीए का जो गुलदस्ता इतना बेहतरीन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है, और धन्यवाद देता हूं अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे भारत देश में इस संविधान को बचाने के लिए जन जन की, गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सब समाज के गरीब तबके के लोगों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। और निश्चित 2024 में एक परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस देश की बहुत बड़ी ताकत बनने का काम करेंगे। देश में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, बीजेपी चुनाव में इसे इस्तेमाल करेगी, इसका लाभ उठाएगी, क्या सोचते हैं डॉक्टर नवल किशोर साहब? अरे हम तो बचपन से सुनते हैं, बचपन से ही कहा गया है कि भगवान राम तो कड़ कड़ में बसते हैं, और भगवान राम आस्था का प्रतीक हैं। जब भगवान राम जी आस्था का प्रतीक हैं और उनको जब राजनीति में प्रयोग किया जाएगा तो कहीं न कहीं ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। आपने देखा भी होगा कि शंकराचार्य जो अभी प्राण प्रतिष्ठा डाली गई, शंकराचार्य जी जो खुश नहीं थे, जो हमारे धर्मों के आराध्य गुरु होते हैं, वो खुश नहीं थे, क्योंकि आधे अधूरे निर्माण में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई उस कार्यक्रम से उन्हीं के लोग खुश नहीं हैं, तो इस देश के लोग कहां से खुशी लाने का काम करेंगे? अगला सवाल ले लेता हूं। भाजपा ने सपा सरकार को गुंडाराज बताया और उसी को देखते हुए उसने अपनी सरकार बना ली। सपा उस छवि से निकल पाई है क्या, और उसके लिए आप क्या सोचते हैं? दूसरी एक और बात, इसी में एक मेरा सवाल और भी है कि यदि आप सांसद चुने जाते हैं तो आप इस पर क्या रोकथाम करेंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज देखिए मेरे जैसा कैंसर सर्जन, किंग जॉर्ज जैसे मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए व्यक्ति को MS, MBBS, MS फेलोशिप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है। तो ये संदेश है कि अब समाजवादी पार्टी पढ़े लिखों को आगे बढ़ाने का काम करती है, और समय समय पर हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिनकी छवि बहुत खराब थी उनको भी जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इससे पहले भी उनको टिकट न देकर ये बता दिया है कि समाजवादी पार्टी सही मायने में इस उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में समाजवाद को स्थापित करने का काम करेगी। और जो नारा गुंडई का लगाया गया था, आज आप नहीं देख रहे हैं, आज आप क्या देख रहे हैं? आज देख रहे हो आप कितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और महंगाई कहां पहुंच गई। आज गरीब किसान, मैं तो कहना चाहूंगा कि जो गरीब किसान की आज क्या हालत हो गई, 5 किलो राशन पर रख दिया। हम पहले देखा करते थे कि गांव में जो राशन हम लोग आटा दिया करते थे परिवारों में, जो गांव में भिखारी आया करते थे उनको दिया करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जिनको सम्मान मिलना चाहिए उनको भिखारी लाकर इस देश में खड़ा कर दिया। और दुर्भाग्य की बात तो ये कि सोचो 75 साल आजादी के होने के बावजूद भी आज हम राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं थाईलैंड में गया और थाईलैंड में मैंने देखा कि लोग, जो थाईलैंड छोटा सा देश है और वहां के जो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक 2-2, 3-3 काम करते हैं और वो काम में विश्वास रखते हैं। उनके घरों में जो भगवान है वो घर में जब प्रवेश करेंगे तो घर के बाहर भगवान बुद्ध या आपने जिसमें भी आस्था रखते हैं सिर्फ प्रणाम करेंगे और घर से बाहर निकलेंगे तो करेंगे। इसके अलावा वो काम में विश्वास रखते हैं। और वो देश, थाईलैंड जैसा देश, कितनी तरक्की पर पहुंच गया। आज वहां की जो मेट्रो ट्रेन है, हम देख रहे थे कि सिंगल पटरी पे अभी दौड़ने का काम कर रही है और लोग कहां से कहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। वहां का जो थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है, वहां का एयरपोर्ट में देख के हैरत अंगेज रह गया। सुब्रहिम एयरपोर्ट है और एक डोनयांग एयरपोर्ट है। इतना बेहतरीन एयरपोर्ट है कि वो विश्व के एयरपोर्ट में शुमार होता है। और हम काम पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को भिखारी बना दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने गरीब की थाली में राशन देने का काम किया है। वो जर्मनी के हिटलर ने कहा कि लोगों को इस कदर उनको बेबस कर दो कि बस वो खाने को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा माध्यम समझे। वो हालत भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में कर दिया है। अगला सवाल ले लेता हूं। इस चुनाव के मुद्दे क्या होने वाले हैं? इस चुनाव में हाँ, आज सब परेशान है।
बच्चे परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, और मैं तो कह सकता हूं पूरा भारत देश परेशान है। आज देख सकते हो बच्चों की शिक्षा की क्या हालत हो गई और शिक्षा को कितना महंगी कर दी। बात में अगर नौकरी की करूं, हमारे गांव के जो बच्चे, जब भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ता है कि हमारे जो गांव के किसानों के, और सबसे ज्यादा मैं तो देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पिछड़ों के बच्चे जो देश की फौज में भर्ती हुआ करते थे, उस फौज को भी बर्बाद कर दिया। 4 साल की अग्निवीर योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है। और 2024 में जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है कि हम लोग इस देश की ताकत बनेंगे, और जैसे पहले नौकरी हुआ करती थी, पूरी जीवन की नौकरी हुआ करती थी, पुनः उसी तरह से देके नौजवानों को सम्मान देने का काम करेगी। आज बजट है, लोक हितैषी बताया जा रहा है, भाजपा की तरफ से जनहितैषी बताया जा रहा है। डॉक्टर नवल किशोर साक्य की बजट को लेकर के प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि आप सच्चे पत्रकार हैं और उनकी सच्चाई को जनता तक दिखाने का काम करें। मेरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यही है। चुनाव से ठीक पहले ईडी सक्रिय हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार और झारखंड है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? पूरा भारत देश इस चीज से आज गुजर रहा है, लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम की तरह काम करती हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, ये भारत देश के लोगों ने जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम कर दिया, तो उनकी 150 साल की गुलामी को इस देश के लोगों ने भगाने का काम किया है। और अभी तो इनको 10 साल ही हुए हैं और प्रदेश में अभी 7 साल हुए हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस भारत देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, मैं तो ताज्जुब था जब थाईलैंड में मैंने 50,000 रुपया दिया कैश, और वहाँ हमें मात्र 15 या 16,000 रुपये मिला। तो मैं दंग था कि हमारी इंडियन करेंसी की जो आधारशिला है वो कहाँ पहुँच गई, और देश की अर्थव्यवस्था आज जमीन पर आ गई है। तो मेरा यही है कि हम लोग परिवर्तन करने का काम करेंगे। यदि आप सांसद चुने जाते हैं फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए? बेहद गरीब और साधारण परिवार से मैं पढ़ा लिखा, मैं तो कहना चाहूँगा, जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से एक साधारण गरीब परिवार का बेटा, किसान परिवार का बेटा जो डॉक्टर बना है, वो शिक्षा के दम पर बढ़ा है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी शिक्षा के लिए होगी, गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य। और जो फर्रुखाबाद की अगर बात करूं, तो फर्रुखाबाद में आलू का प्रोडक्शन सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन सरकारों ने किसानों के सम्मान के लिए, जहां आलू का बहुत बड़ा उत्पादन फर्रुखाबाद में होता है, ना तो इन्होंने कभी भी कोई आलू की प्रोसेसिंग के लिए कोई कंपनी लगाई, और आलू से बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट बनते। तो सोचो हमारे किसानों की स्थिति कहां से कहां पहुंच जाती। और फर्रुखाबाद में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जो फर्रुखाबाद कंपिल से लेके पूरा गंगा घाट तक, पूरा गंगा पार लगातार हजारों सालों से, और मैं तो कहना चाहूंगा जब से माँ गंगे इस फर्रुखाबाद के बगल से निकली, तब से गंगा पार के खासकर अमृतपुर विधानसभा और कायमगंज विधानसभा के लोग ये हमेशा गंगा की बाढ़ को झेलते हैं, और हमेशा हजारों बीघा इनकी जमीनें बर्बाद हो जाती हैं। मैंने इस बार भयानक दृश्य देखे, इतने पानी में मैं खुद गाँव में जाके उनको राशन देने का काम किया। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यही होगी कि समाजवादी सरकार जब भी आएगी, यहां से गंगा एक्सप्रेस भी निकल के गया था। दुर्भाग्य समझिए, एएनजी न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी फर्रुखाबाद के लोग जो गंगा से पीड़ित थे, गंगा एक्सप्रेस पे निकल जाता, वो गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के बगल से न निकलकर बगल के कद्दावर मंत्री, शाहजहांपुर के कद्दावर मंत्री, और वो शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे निकल गया।
सोचो गंगा एक्सप्रेस पे निकलता तो एक तो जो हजारों सालों से बाढ़ की जो समस्या थी वो खत्म हो जाती, साथ ही वहां की जो जमीनों के जो रेट हैं, आज कौड़ियों के भाव हैं, वो सोने नहीं हीरे के भाव हो जाती। तो भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में फर्रुखाबाद के सर्व समाज के लोगों का अपमान करने का काम किया है और इस अपमान का बदला यहाँ की 2024 में फर्रुखाबाद की जनता लोकसभा में बहुत भारी वोटों से जिताने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे भारत देश में फहराने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, जाते जाते फर्रुखाबाद की जनता के नाम आपका क्या संदेश है एएनजी न्यूज के माध्यम से, वो बताइए। मेरा बस यही संदेश है, मैं डॉक्टर नवल किशोर साके, जैसे हमने अपने डॉक्टरी के पेशे से न कभी किसी की जाति देखी, न कभी किसी का धर्म देखा, जो भी डॉक्टर नवल किशोर के पास आया पूरी श्रद्धा से और पूरे मन से उस मरीज का हमने इलाज करने का काम किया और उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे तो भी उसका पूरा इलाज के साथ उसका सम्मान देने का काम किया। इसके अलावा हमारे सम्मानित प्रधानों ने, गांव के भद्रजनों ने, जिसने भी कहा कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ और हमारा नाम बता देना, मैंने बगैर किसी के फोन के कंसल्ट किए भी उन सारे लोगों का सम्मान करने का काम किया है। यही एक सांसद बनके 2024 के बाद डॉक्टर नवल किशोर फर्रुखाबाद के सभी लोगों का सम्मान करने का काम करेगा। तो हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं जी। और मेरे जितने भी दर्शक अभी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी फर्रुखाबाद इलाके से, जिन्हें फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, डॉक्टर नवल किशोर साके, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज से हमारे सवालों का सामना किया। अगली पेशकश में मैं फिर किसी प्रत्याशी से आपको मुखातिब कराऊंगा, तब तक मुझे आप दीजिए इजाजत। आप सभी दर्शकों ने एएनजी न्यूज को जो प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से अभी सभी दर्शकों को और एएनजी न्यूज को और आप भाई आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।